स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। हम्म, तो कल तो हम लोग कैसे जनरल ही कल वैसे जनरल ही बात हुआ था। कल कुछ वैसा खास नहीं हुआ था। वैसे भी इसमें से कल जो लोग नहीं थे फिर भी रिया कौन ज्वाइन करी है? रिया? अच्छा, पारुल। और ज्योति, कल ज्योति तुम भी ज्वाइन नहीं की थी ना? क्या छठ छठ भी चल रहा था? छठ हुआ था क्या घर पे? हाँ, तुम्हारा भी हुआ था पारुल? यस। चलो बढ़िया है। ठीक है। अब सब हो गया होगा, पूजा पाठ कंप्लीट है ना? सब त्योहार जितना भी था हम लोग का मेन मेन फिलहाल के लिए अब खत्म हो गया है। अब सीधे आएगा होली। ठीक है, तब तक हम लोग अपना शुरू करते हैं लोग। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, शुरू से ही शुरू हो रहा है त्रिभुज। त्रिभुज के बाद हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो आज पहले त्रिभुज से शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ना है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसको पूछना है, दिमाग लगाना है, एकदम सोचना है। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं मान लेना है। जिज्ञासा रखनी है, जानने के लिए, समझने के लिए। जो भी नहीं समझ में आएगा उसको पूछना है लोग। तो माइक बंद कर लो लोग। जब भी कोई डाउट होएगा तो ऑन करके पूछ लेना लोग, जिसका भी माइक चालू होगा तो। ठीक है। तो हम लोग का जो है अपना यहाँ पे त्रिभुज का मतलब क्या है? बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आकृति, बंद आकृति बनाने के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता है? तो तीन भुजा की। एक भुजा से भी बंद आकृति नहीं बन सकता है। दो से भी नहीं बन सकता है बंद आकृति। दो से जो आकृति बनती है उसको हम लोग कोण का नाम दे देते हैं। जब भी दो रेखा होती है एक समतल में, तो उनके बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है वो कोण बना देता है। बंद आकृति नहीं बनी। लेकिन अगर हम तीन भुजाओं को लेंगे तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं के साथ हम बंद आकृति बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बने, लेकिन बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, तीन भुजा लिए, तीनों को ऐसे समानांतर खींच दिए, तो फिर इससे भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनने के लिए एक कंडीशन होता है, उसी कंडीशन के अंतर्गत ही अपना त्रिभुज बनता है। और बनने के लिए तीन भुजाएं तो चाहिए ही। त्रि से बना ही है, त्रिभुज का मतलब ही हो गया जिसमें तीन भुजाएं हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, तो ये है अपना एक त्रिभुज का चित्र सामान्य रूप से। तो इसमें तीन भुजाएं हैं और तीन कोण है, तीन शीर्ष भी हैं। तो ये मेन याद रखने के लिए है कि तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण। हर चीज इसमें तीन 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 रहता है, इसलिए इसका नाम त्रिभुज है। अब हम लोग ने पहले, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सब चीज के बारे में नहीं पढ़ा है। त्रिभुज में के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ, ये हम लोग को पता है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई चतुर्भुज ले लिए, तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। क्या होता है फॉर्मूला निकालने के लिए अंतः कोणों का योग? मान लेते हैं किसी का भुजा की संख्या n हो, तो अंतः कोणों का योग कितना होगा? 360। नहीं, अगर n भुजा हो तो कितना होगा? पढ़े होगे लोग। शायद ये होता है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, 2n-1 इंटू 180, 90। देखते हैं इसमें चेक करके।
अगर 3 रखेंगे, 3 भुजा, n-2 होता है क्या? n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं n की जगह पे 3 रखेंगे यानी कि त्रिभुज, तो इसका योग कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा ना। n की जगह पे 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। ऐसे ही मान लेते हैं कि पंचभुज का तुम लोग निकालना चाहोगे, तो पंचभुज का भी निकाल सकते हैं। तो पंचभुज का भी निकाल सकते हैं, 3 × 8 = 54, 540 डिग्री। तो ये अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है कि अंतःकोणों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? इस फॉर्मूला को याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, अंतःकोणों का योग का क्या फॉर्मूला हो गया? n-2 इंटू 180। किसी भी बहुभुज में उसके अंतःकोणों का योग निकालने के लिए। देख लो ध्यान से, त्रिभुज में, ध्यान से देख लो अभी, त्रिभुज में या किसी भी n भुजाओं वाली बहुभुज में, जो बहुभुज, बहुभुज का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितना भी भुजा हो सकता है। बहुभुज का प्रकार होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। ठीक है, तो जितना भी होगा भुजा बदलते जाएगा, उसमें n का मान बदलेगा, इसको n से दिखाते हैं। तो अगर n = 3 है तो कौन सा भुज हो गया? त्रिभुज। n = 4 होगा तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज, कि 4 भुजा। n = 5 तो पंचभुज बोल देंगे। n = 6 तो षटभुज बोल देंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये जो है अपना चलते रहता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही आगे हम जाएंगे तो, कि हम ये जानना चाहते हैं कि इनके जो पंचभुज बनेगा, षटभुज बनेगा, तो इनके अंतःकोणों का योग का कोई एक नियम होता है, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, होता है। अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोण का योग वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, इसको बोलते हैं अंतःकोणों का योग। तो मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज बोला है, तुम लोग बोले ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कैसे? n की जगह पे 3 रख के देख लो। तो 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर 4 रखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। ये सब चीज किसका एग्जाम्पल है? चतुर्भुज का। तो जब चतुर्भुज के ये सब एग्जाम्पल है, तो चतुर्भुज में भी चारों कोणों का योग कितना हो जाता है? 360। तो इसको गुना करके देखेंगे तो ये 360 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही तुम लोग कितना भुज का भी हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? दो भुज में बनता ही नहीं है बहुभुज अंतःकोण का योग, उसमें अंतःकोण बनेगा ही नहीं। दो भुजा में कभी अंतःकोण बनेगा क्या? अंतःकोण मतलब अंदर का कोण, इसमें अंदर ही नहीं है। जब हम दो भुजा का बनाए तो अंदर वाला नियम लगेगा ही नहीं। तो जब भी इस फॉर्मूला को लगाना है तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 अथवा 3 से अधिक होना चाहिए, कंडीशन। ये कंडीशन याद रखना है इस फॉर्मूला के लिए। n का वैल्यू 3 अथवा 3 से ज़्यादा होना चाहिए। दो कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू, तो अंतःकोण बनेगा ही नहीं, तो उसमें अप्लाई ही नहीं होगा। बात समझ में आया? जब भी कोई चीज़ होता है, फार्मूला हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं, हर जगह पढ़ते थे, तो हम लोग याद रखते हैं हर फार्मूला का एक कंडीशन होता है कि किस कंडीशन के अंतर्गत वो फार्मूला बनाया जा रहा है। भूलना नहीं है, वो कंडीशन को याद रखना है। तो ये कंडीशन है इसका कि एन का वैल्यू हमेशा या तो 3 रहे अथवा 3 से अधिक रहे, 3 से छोटा नहीं। कोई बोलेगा एक के लिए क्या होगा, तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना? ठीक है, अब जबकि हम लोगों ने ये त्रिभुज के बारे में देख लिया, तो त्रिभुज में और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं। त्रिभुज में जैसे कि सिंपल सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने लंबवत रेखाएं कितनी बनेगी? शीर्ष से अगर हम लंब डालेंगे तो कितना लंब खींच सकते हैं? 3 लंब खींच सकते हैं ना। 3 शीर्ष है, तीनों शीर्ष से सामने वाला पे 3 लंब खींच सकते हैं। जैसे कि ये हुआ, यहाँ से लंब खींचे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या लंब, ये जो लंब की रेखा बनी, जैसे कि ये ए बी सी है, मान लेते हैं त्रिभुज,
इसमें ए एम लंब बना। क्या ए एम हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहेगा कि त्रिभुज के बाहर ही भी हो सकता है? अंदर ही रहेगा, बाहर भी हो सकता है, अंदर ही नहीं रहेगा। बाहर कैसे होगा? क्या? बढ़ा के नहीं, वो अलग केस में बाहर होता है। कब? त्रिभुज का कोणों के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? कोण के आधार पर कितने? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो अगर न्यून कोण त्रिभुज रहेगा, न्यून कोण का मतलब क्या होगा? तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। उस केस में ये जो तीनों लंबवत रेखाएं हैं वो तो भीतर ही बनेंगी, बाहर नहीं बनेंगी। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण में तो एक उसी पे हो गया, तो उसमें तो मतलब कि सिर्फ एक ही बनेगा। समकोण में लंबवत रेखा तो एक ही होगा ना। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे दिखाते हैं, ये हो गया अपना न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। तो इसमें तो दो गो तो अपने आप में लंब हो गए, तो इसमें सिर्फ एक ही लंब खींचने के लिए बाकी रह गया ना। लेकिन मान लेते हैं कि अपने पास एक अधिक कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण में सिर्फ एक ही कोण 90 से अधिक हो सकता है ना, कि दो भी हो सकता है? एक ही रहे। तो इसमें देखो, अगर हम इसमें इस शीर्ष से, ए शीर्ष से लंब डालना चाहेंगे तो लंब कहाँ बनेगा? नीचे। और ये त्रिभुज के अंदर नहीं रहा, बाहर आ गया, बीसी को बढ़ाना पड़ गया ना। इस केस में मतलब कि अधिक कोण के केस में जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, दो गो लंब। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ से लंब डालेंगे तो ठीक है, बी से। वही मान लेते कि हमको सी से लंब डालना होगा, तो सी से लंब कैसे डालेंगे? उसके लिए हमको किसको बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, तो उसके लिए पहले हमको ए बी को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि ब्लू लाइन से करते हैं, देखना। पहले हमको ए बी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लंब किस पे लगेगा? सी से डालेंगे तो लंब किस पे डालेंगे? ए बी पर। सामने वाला भुजा पे लंब डालेंगे हमेशा, पता चल रहा है ना। अगर सी से लंब डालेंगे तो हम किस भुजा पे लंब डालेंगे? ए बी पर। ए बी पर अब हम लंब डालेंगे यहाँ पे, तो ये लंब हुआ इसका। बात समझ में आया? हाँ, जब भी लंब डालते हैं शीर्ष से, तो शीर्ष से लंब खींचा जाता है, और किससे पे खींचा जाता है? तो सामने वाला भुजा पर। जो शीर्ष है, शीर्ष के सामने वाला भुजा, जैसे कि इसका नाम देते हैं ए बी सी। इसमें बी का सम्मुख भुजा कौन सा है? इसमें बी के सम्मुख भुजा ए सी। और सी का सम्मुख भुजा कौन सा है? ए बी। ठीक है। सी शीर्ष भी हो सकता है, सी कोण भी हो सकता है। कोण सी का सम्मुख भुजा क्या होगा? ए बी। कोण सी का आसन्न भुजा क्या होगा? कोण सी में दो आसन्न बनेगा, तो आसन्न क्या कौन कौन से होंगे? बी सी और ए सी। ये कोण सी के लिए आसन्न हो गए, क्योंकि सी के साथ में है, बगल में है। ठीक है, बात समझ में आया? तो यह आसन्न हो गए, क्योंकि बगल में, सम्मुख मतलब सामने होता है, आसन्न मतलब बगल में होता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी चीजें थी। अब इसमें देखें त्रिभुज में तो मेन दो चीज है इसमें, क्या क्या? अगर हम बात करें तो एक कोण, और एक क्या चीज? त्रिभुज क्या? भुजा। तो तीन त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? यही होती है। त्रिभुज में भी यही दो चीज है मेन, तीन भुजाएं और तीन कोण। बाकी ठीक है कि हम लंब भी डाल सकते हैं, शीर्ष है, ये वो बहुत सारी चीज है, लेकिन मेनली क्या है? भुजा और कोण। भुजा का मतलब लंबाई, दो शीर्ष बिंदुओं के बीच में लंबाई, उसको भुजा बोल रहे हैं। और कोण का मतलब दो भुजाओं के बीच का झुकाव। कोण क्या है? दो भुजाओं के बीच का जितना झुकाव है उसको कोण बोलते हैं। और भुजा क्या है? जो दो शीर्ष है त्रिभुज में, उन दो शीर्षों के बीच की लंबाई, दूरी, उसको क्या बोल रहे हैं? भुजा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो त्रिभुज के बारे में, कि हमारे पास दो त्रिभुजें रहेंगी,
और दो त्रिभुज को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करना आदमी का गुण होता है। हर इंसान हर चीज को क्या करता है? कंपेयर करता है, तुलना करते हैं ना। तुलना हम कि नहीं करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना कर करके ही चीजों को हम देखते हैं। आस-पास हर जगह तुलना करते हैं लोग, समाज में भी तुलना करते हैं लोग। कौन ज़्यादा अमीर, कौन ज़्यादा धनी, कौन ज़्यादा देश बड़ा, कौन कमज़ोर देश, किसका ज़्यादा नंबर आया, किसका कम नंबर आया। तो तुलना तुलना जरूरी होता है सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। अगर सही पर्सपेक्टिव से किया जाए तो कोई तुलना करके अपना दिमाग खराब भी कर सकता है और कोई तुलना करके अपना सही दिशा में भी जा सकता है। तो हमें तुलना इसलिए करनी चाहिए कि सही दिशा में जाएं। तो यहाँ पे जो तुलना करना है दो त्रिभुज का, तो त्रिभुज का तुलना करेंगे तो किस आधार पे करेंगे बताओ? क्या आधार लेंगे? तुलना करने का आधार होता है ना। किस आधार पे तुलना करेंगे? भुजा और कोण के आधार पे। हर चीज का जो गुण होता है उसी गुण के आधार पे तुलना करेंगे। तो त्रिभुज का यही दो मेन गुण है, कोण और भुजा। इन्हीं के आधार पे तुलना करेंगे दो त्रिभुज के बारे में। तो मान लेते हैं कि अपने पास दो त्रिभुज है। यहाँ पे हम बात करने वाले मेनली तुलना करने जब जा रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सर्वांग समता के बारे में। किसके बारे में? सर्वांग समता। सर्वांग समता अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें संधि हुआ है। क्या क्या संधि हुआ है बताओ लोग? तोड़ोगे तो क्या क्या बनेगा? विच्छेद करो इसका। पढ़ चुके हो लोग ये संधि? हाँ। सर्व प्लस सर्व प्लस अंग प्लस समता। ठीक है। सर्वांग समता। बात समझ में आया? सर्व प्लस अंग प्लस समता कौन सा संधि हुआ है? गुण संधि पे कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे सीधे है ये वाला। इसमें अ और अ मिलके आ हुआ है। कौन सा संधि है ये? स्वर संधि के अंतर्गत में पहला संधि कौन सा आता है? तो दीर्घ संधि है यहाँ पे। और ये अंग और समता इसको तो ऐसे ही जोड़ के लिख दिया गया है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं गया है। ग समता, अंग प्लस समता यानी कि सारा अंग समान है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांग सम है दो त्रिभुज। दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए क्या कंडीशन है? उसका सारा अंग समान होना चाहिए। और त्रिभुज में कुल कितना अंग है? 6 अंग है। कुल 6 अंग है त्रिभुज में। 3 कोण और 3 भुजा। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे अगर अगर क्या हो? उन दोनों त्रिभुज के आपस के तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर तीनों कोण और तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर होंगे तब भी हम बोलेंगे, यानी कि तभी सिर्फ बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम। साफ साफ बोला गया है। सभी अंग बराबर होना चाहिए। क्या दो कोण बराबर हो जाएगा और बाकी सब इधर उधर रहे तो हम उसको बोल देंगे सर्वांगसम? नहीं बोलेंगे। ठीक है, नहीं बोलेंगे। सभी के सभी अंग बराबर होने चाहिए। और मेनली 6 अंग है। 3 कोण 3 भुजा, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तीनों कोण आपस में मैच होना चाहिए सेम वैल्यू में, और तीनों भुजाएं भी मैच होनी चाहिए। तभी बोलेंगे कि सर्वांग सम है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। सिंपल। एक मैच हो जाए, दो 5 भी मैच हो जाए, एक ना मैच हो तब भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ठीक है, अगर दो त्रिभुज दिया रहेगा और आपस में नाप नाप के देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो हम आसानी से बोल देंगे। बोल देंगे ना। सिंपल सा। दो सर्वांगसम का एग्जाम्पल बताओ मेरे को। दो चीजें जो कि सर्वांगसम हो त्रिभुज के अलावा भी। सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक ही समान आकार का हो और समान। दो दो चीजें आती है, एक जैसे इसको 10th क्लास में पढ़ाएंगे। हाँ बोलो। जैसे कि दो एक का सिक्का ले लिए, छोटा वाला। तो दोनों एक का सिक्का आपस में क्या होगा?
बराबर होगा, तो उसको हम लोग सर्वांग सम बोल देंगे, क्योंकि हर तरीके से वो बराबर है। ठीक है। क्या एक का सिक्का और पांच का सिक्का आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है। क्या हम अगर ये प्रश्न पूछें कि सर्वांगसम चीजें एक के ऊपर दूसरा को रख देंगे तो क्या वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगी? ढक लेगी, पूरी तरीके से ढक लेगी। ठीक है। सर्वांगसम वस्तुएं एक के ऊपर एक को रखेंगे तो बगल से कुछ भी नहीं बचेगा दिखते हुए। ठीक है। क्या दो वृत्त हमेशा आपस में सर्वांगसम होंगे? त्रिज्या पे निर्भर करेगा, अगर त्रिज्या बराबर रहेगा तो ही सर्वांगसम होगा, होगा ना? तो इस प्रकार से सर्वांगसम के लिए जरूरी है। सर्वांगसम का मेन कंडीशन ये हो गया कि उसमें सभी अंग बराबर होंगे, और जब सभी अंग बराबर होंगे तो एक दूसरे को आसानी से एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वो ढक जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है सर्वांगसम के लिए। अब हम त्रिभुज का सर्वांगसमता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है त्रिभुज के सर्वांगसमता का नियम। अब जैसे कि मान लेते हैं कि वर्ग हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है। वर्ग, ध्यान से देखना, यहाँ पे वर्ग हम बनाते हैं। ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग है। क्या ये दोनों, मतलब कि दोनों का आकार समान है? आकार समान है दोनों का, दोनों वृत्ताकार है। वृत्ताकार बोल रहे हैं, दोनों क्या है, वर्गाकार है। क्या है दोनों? बड़ा छोटा है इसका, लेकिन आकार समान है। दो चीजें होती है, जब भी कोई आकृति बनाते हैं तो आकृति का दो गो प्रॉपर्टी होता है। क्या क्या? आकृति का है नहीं तो उसको आयत नहीं, उसको वर्ग मान के चलो, बराबर ही है वो। ठीक है। सब भुजा बराबर है, वर्ग है दोनों। ठीक है। तो आकृति का, किसी भी गणित का जब हम आकृति बनाते हैं तो उस आकृति का दो चीज होता है, दो पैरामीटर। क्या क्या? एक आकार और एक क्या होता है, दूसरा नाम आमाप। क्या होता है? आमाप। आकार का मतलब होता है कि देखने में एक जैसा दिखे तो उसको बोलते हैं आकार। और अमाप का मतलब होता है कि उसका नाप समान होना चाहिए। तो ये दोनों तो वर्ग ही हुआ ना, तो दोनों वर्ग है, तो इसलिए दोनों वर्गाकार हुआ है। लेकिन इसका आकार समान नहीं है, मतलब आकार बोल रहे हैं, अमाप समान नहीं है। अमाप का मतलब एक का लंबाई बड़ा है और एक का लंबाई क्या है, भुजा की लंबाई छोटा है। तो अमाप समान नहीं है लेकिन आकार समान है। जैसे कि दो गो वृत्त भी खींच देते हैं, ये एक छोटा वृत्त हो गया और ये एक बड़ा वृत्त हो गया, तो इन दोनों वृत्त में हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों का आकार क्या है, समान। दोनों वृत्ताकार ही है, लेकिन क्या दोनों का अमाप समान है? नहीं है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ये बताओ सर्वांगसम के केस में आकार और अमाप दोनों समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों। ठीक है। तो सर्वांगसम के केस में आकार तो समान होना ही चाहिए, यानी कि एक वृत्ताकार है और एक आयताकार हो गया तो काम नहीं होगा। ठीक है। या दोनों के दोनों वृत्ताकार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वृत्ताकार से भी काम नहीं चलेगा। आकार समान करो, पहला बात, और आकार के साथ साथ आमाप भी समान होना चाहिए, है ना? बात समझ में आया ना? ठीक है। आकार और अमाप दोनों चीजें जरूरी है हम लोग को, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है। तो जब हम लोग को यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई तो ये हो गया सर्वंग समता का परिचय, कि इस चीज को बोलते हैं सर्वंग समता। और हम लोगों ने देखा कि वृत्त का सर्वंग समता पढ़ना होता है तो कितना आसान होता है। वृत्त सर्वांग कब होगा, जब क्या होगा वृत्त में, सिर्फ त्रिज्या बराबर हो जाए, है कि नहीं? लेकिन जब हम त्रिभुज का सर्वांग समता पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा चीजें मुश्किल है, क्योंकि त्रिभुज में दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होगा, जब बराबर हो। मतलब कि कुल मिला के हमको, हाँ, यानी कि कुल मिला के हमको छह चीजें बराबर करनी पड़ेगी ना। हाँ।
तो कुल मिला के हमको 6 चीजें बराबर करनी पड़ेंगी। अगर 6 चीजें बराबर नहीं होंगी तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकता है। लेकिन लेकिन यहीं पे होता क्या है, आता है त्रिभुज के सर्वांगसमता का नियम। ठीक है। त्रिभुज के सर्वांगसमता के नियम से क्या हो जाता है कि हमको सिर्फ कितनी चीजें बराबर देखनी पड़ती हैं, 6 में से 3। सिर्फ 3 चीजों को बराबर देख के हम, अब बाकी चीजें अगर 3 चीजों को बराबर देख लेंगे, जिन चीजों को बताया गया रहेगा, तो बाकी अन्य चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, बराबर तीनों हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम 3 चीज को बराबर देख लेंगे तो बाकी जो अन्य जो 3 है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इस चीज को हम यहाँ पे एक चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे कि हम क्या करते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे है ये 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी है 8 सेंटीमीटर। ए बी सी पी क्यू आर। बताओ हमको बी सी ए के सर्वांग सम क्या होगा। नाम लिख के बताना है, चैट में लिख के बताना है, चैट में। बी सी ए के सर्वांग सम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चैट में लिख के बताओ लोग। हैंड रेज कर दिए क्या। बताओ लोग, बी सी ए के सर्वांग सम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम। नहीं समझ में आ रहा है क्या। क्यू, एक बोले पी क्यू आर, एक बोले क्यू आर पी। और कोई बताओ कुछ अपना। एक मिनट देखते हैं मैसेज। आ गया है। पारुल का आ गया है, पारुल बोल रही पी क्यू आर। पी क्यू आर होगा। चलिए देखते हैं इस चीज को कि कैसे होगा। बी क्या है, बी जो है 8 और 2 के बीच का कोण है। 8 और 2 के बीच का कोण क्या है यहाँ पे, पी। सी क्या है, 8 और 5 के बीच का। 8 और 5 के बीच का क्यू होगा। इसके बाद ए बचा और इसमें बचा आर बचा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी। ठीक है। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को यहाँ पे दिखाया गया। इस चीज को ये दिखाया जा रहा है कि जिस बी कोण का जितना मान होगा उतना ही मान किस कोण का होगा, पी का। बात समझ में आया। सर्वांगसम है ना, बी जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का कौन होगा, पी। जितना डिग्री का सी होगा उतना ही डिग्री का कौन होगा, क्यू। और जितना डिग्री का ए होगा उतना ही डिग्री का कौन होगा, आर। तो ये इस चीज को बोलते हैं सीपीसीटी से, इसको बोलते हैं सीपीसीटी से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। संगत भुजा के अंतर्गत आने वाले संगत कोण सर्वांगसम चतुर्भुज त्रिभुज में जो संगत पार्ट होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग को अच्छे से, हाँ बोलो। हाँ देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे देखने के लिए एकदम आसान था कि हम बीसीए तो अपने मन से, एक त्रिभुज का तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बीसीए लिखे थे, हम एबीसी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसी को लिखें। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सी ए बी बोल देते हैं, तो अब बताओ इसके बदले में तुम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक कुछ भी लिख सकते हो।
अगर हम सी ए भी लिखे तो अब क्या लिखेंगे? सी के बदले में क्या आएगा? क्यू आएगा। ए के बदले में क्या आएगा? आर आएगा। और बी के बदले में क्या आएगा? पी आएगा। ठीक ठीक। ठीक है, कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि एक है सी ए बी, तो दूसरा क्या है अपने पास? क्यू आर पी। तो जो भी ये ऐसा है ना, तो हम लोग एक अपने मन से लिख सकते हैं कुछ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है कि जब एक को तो अपने मन से हम तीनों में से कुछ भी लिख दिए हैं, लेकिन दूसरा को उसके हिसाब से लिखना होता है, नहीं तो गलती हो जाएगा। बात समझ में आया? इसमें कोई डाउट? हाँ। तो इधर वाला भी लिख सकते हैं, इधर वाला त्रिभुज को लिख दें, इधर वाला त्रिभुज को लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना। हम लोग को प्रमेय सिद्ध करते हैं बार बार, तो सिद्ध करते समय दो चीजें तुम लोग को गणित की किताब में देखने को मिलता होगा। एक को बोलते हैं अभिगृहित, और एक होता है प्रमेय। क्या अंतर है दोनों में? कौन बताएगा? हैंड रेज करो। बताओ अनुष्का। तो अभिगृहित का क्या यूज होता है? क्या अभिगृहित को हम प्रयोग कर सकते हैं प्रमेय को सिद्ध करने के लिए? कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं। अभिगृहित एक स्टेटमेंट होता है, उस अभिगृहित का हम प्रयोग करते हैं बाकी हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। प्रमेय, एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पीछे सिद्ध किए गए प्रमेयों, अन्य प्रमेयों अथवा अभिगृहित का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये याद रखना है। अभिगृहित ऐसा है जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, बस देख के समझा जा सकता है। लेकिन एक बार जब अभिगृहित पता चल गया, तो उस अभिगृहित का प्रयोग करके हम अन्य या आगे दूसरे प्रमेयों को और भारी भारी चीज को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि ए बराबर है बी का, और ए बराबर है सी के भी, तो बी और सी आपस में बराबर होंगे, इसको प्रूफ क्या करेंगे? इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ये अभिगृहित हो गया, ठीक है। अगर बी ए के बराबर है और सी भी ए के बराबर है, इसका मतलब बी और सी भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है कि नहीं? तो ये अभिगृहित हो गया। ऐसे ऐसे अभिगृहित होते हैं। हाँ। तो ये अभिगृहित, अब हम यहाँ पे एक अभिगृहित पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। अभिगृहित में क्या है? तो अभिगृहित में जो आता है वो है एस ए एस नियम। कौन सा नियम? एस ए एस। ये अभिगृहित है। ये क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका संगत, उनके अंतर्गत का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत के कोण के क्या हो? बराबर हो। यानी कि उनके भीतर का कोण होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे ये दो त्रिभुज दिया गया। अगर मान लेते हैं किसी ने बोल दिया यहाँ पे ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। अगर मान लेते हैं किसी ने बोल दिया कि ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। और बोला किसी ने कि बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के। और साथ में ये दे दिया कि कोण बी बराबर है किसके? कोण क्यू के। ये दिया गया है, ये क्या किया गया है? दिया गया है। तो ऐसे इस नियम ये बोल दिया कि बाकी अन्य चीजें अपने आप बराबर हो जाएगी। और अन्य चीज क्या क्या बचा मेरे को बताओ। एक भुजा, तो कौन कौन सा भुजा है इसमें जो बाकी है? एसी। और एसी किसके बराबर होगा? पी आर के। सिंपल सा चीज। और कौन 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 सा बराबर हो जाएंगे?
हाँ, कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा ना। तो ये हम लोग को ये अभिगृहित के रूप में दिया गया, इसको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल। क्या हो गया यहाँ पे, ए सी बराबर हो गया पी आर के, कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, कोण सी बराबर हो गया कोण आर के। अगर ये कंडीशन दिया गया है तो, ये कंडीशन कोई पहले से दिया गया है ऊपर वाला, तो ये चीजें प्रूफ होके निकल गई अपने पास। ठीक है ना, बिना प्रूफ किए, मतलब कि प्रूफ करके नहीं, बिना प्रूफ किए पता चल गया। कोई डाउट इसमें? हाँ, अगर मान लेते हैं इसको किसी ने ऐसे लिखा कि बी ए सी किसके सर्वांग होगा? क्यू पी आर। बी, बी के बराबर कौन सा कोण है? क्यू। यहाँ पे देखो, ध्यान रखना है सर्वांशम में क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं तो बी, ये सब शीर्ष एक एक कोण को बता रहा है ना, तो उसके बराबर बराबर को ले लेंगे, तो बी के बराबर कौन रहेगा? क्यू। ऐसा मीनिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि ये बी है तो इसके बराबर ये क्यू है। हो सकता है कि इसके बराबर इधर आर भी हो सकता था, तो आर को लेते हैं, लेकिन आर नहीं है ना, हमने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है। क्या दिया गया था कि बी किसके बराबर है? क्यू के। इसलिए बी के बाद हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, बी के बाद में क्यू, ए के साथ में हमने क्या लिखा, पी, क्योंकि यहाँ पे पी आया, आया ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया अपना ऐसे एस समता का नियम। अभिगृहित है, इसमें कोई नियम नहीं है, सिंपल सा अभिगृहित है। समझने वाला जो मेन चीज है यही। इसमें अगर डाउट है तो बताओ लो कि ये नामकरण कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि बिना ये नाम लिखे समझे अगर आया तो डाउट होगा इसमें बहुत ज्यादा, अगर ये नाम लिखने नहीं आया तो। कैसे, इसमें क्या डाउट आ रहा है, डाउट बता सकते हो कि क्या डाउट आ रहा है इसमें? बोल सकते हो डाउट को? हम्म। बीपीसी, बीएसी लिखा था यहाँ पे। हाँ, बीए है वो। और बताओ, और कोई डाउट है? हाँ, तो बी ए सी है और बी ए सी के बाद क्यू पी आर है बी, तो बी के बराबर यहाँ पे क्यू, क्यों ऐसा आया? क्योंकि यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में ही। यहाँ पे हम लोगों ने ये अभिगृहित पता चल गया, संगत और बराबर बराबर किया हम लोगों ने, कि दो भुजा पहले से बराबर था, एक भुजा हमने बराबर कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम बोला था, अभिगृहित बताया था कि अगर ये बराबर होते हैं तो अन्य चीजें अपने आप बराबर हो जाती है। तो दो भुजा ए बी और पी क्यू तो आपस में ही बराबर था ये। यहाँ पे ए बी और पी क्यू बराबर था, और बी सी और क्यू आर क्या था, बराबर था। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे, अब यही तो बाकी था कि ए सी किसके बराबर हो जाए, पी क्यू पी आर के, है ना। तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ए सी बराबर हो गया पी आर के, और एक भुजा एक कोण पहले से बराबर था, बी बराबर क्यू। तो अब इनके बीच का कोण हमने ले लिया, ए और पी ले लिया, सी और आर ले लिया। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये सिंपल सा चीज है। इसको करना कैसे है, डाउट आएगा तो, डाउट क्योंकि आएगा तो करना कैसे है। त्रिभुज में भुजाओं पर चिन्ह लगाने सीखना है। क्या लगाने सीखना है? चिन्ह लगाने। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे ये एक काटकुट किसके काटकुट को बता रहा है, इसके पीआर के काटकुट को बता रहा है ना। यानी कि ये भुजा आपस में बराबर है, नीचे दो काटकुट लगाए हैं, दो काटकुट किसको बता रहा है कि बीसी के बराबर कौन हो गया, क्यू आर। और ऊपर में वैसे ही एसी के बराबर कौन हो गया, पी आर। अब वैसे ही कोण देखना है, तो जैसे कि बी, तो बी कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, क्यू। क्यों? क्योंकि ये एक काटकुट और दो काटकुट के बीच में है ना। दोनों में से देख लेंगे। तो अभी ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं और बनाओ लोग। एक एक आकृति दिया गया है, इस आकृति को देखना है यहाँ पे।
ये आकृति दिया गया है ए डी ओ बी और सी। और आकृति में जो दिया गया है कि ओ ए बराबर है, क्या दिया गया है तुम लोग के लिए पहले से दिया गया है कि ओ ए बराबर है ओ बी के, और साथ में ओ डी बराबर है किसके, ओ सी के। तो हम लोग को ये मतलब कि प्रूफ करना है कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे और समानांतर होंगे। कौन कौन, ए डी और बी सी समानांतर होगा। प्रूफ हो जाएगा क्या? देखो लोग, थोड़ा सा 2 मिनट सोच लो लोग, फिर मैं इसको बताता हूँ। 2 मिनट सोचो फिर मैं बताता हूँ। अपने पास यहाँ पे दो त्रिभुज है। अभी हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या नाम त्रिभुज है? एक है बी ओ सी, और एक क्या है नीचे में, ए ओ डी। हाँ, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। एक जैसे कि ओ ए, तो ओ ए के बराबर कौन सा है, ओ बी है ना। ये दिया गया है तो हमने एक एक चिन्ह लगा दिया कि ओ ए के बराबर ओ बी। इसके बाद ओ डी के बराबर ओ सी, तो ओ डी यानी कि ये हो गया। इस पे दो काटेंगे तो इस पे भी क्या काटेंगे, दो काटेंगे ना। अब कोण को कैसे लेंगे, कौन सा कोण होगा इसमें? शीर्षाभिमुख से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, दोनों की तरफ ओ है ना। दोनों की तरफ ओ कोण है, तो यानी कि ये तो ऐसे एस आ गया कि दो भुजाएं और बीच का कोण आपस में बराबर है दोनों त्रिभुज का। तो ऐसे एस नियम नहीं आ गया यहाँ पे, जो ऊपर में अभिगृहित पढ़े थे। दो भुजा और उनके अंतर्गत का कोण, क्या ऊपर वाला मतलब कि बी और सी में से कोण होता, तो क्या हम ऐसे एस लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। ऐसे इस नियम को ध्यान रखना है कि जो ए है, जो एंगल है, दो भुजाओं के बीच में ही होनी चाहिए। जिन दो भुजाओं को ले रहे हैं उन्हीं भुजाओं के बीच में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले भुजा के में चले जाए, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखो जब ऐसे लग गया, तो अब तीसरी भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। यानी कि हम आसानी से हम यहाँ पे क्या लिख सकते कर सकते हैं कि ये भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। दिया नहीं गया था, लेकिन ऐसे एस के वजह से हो गया। दिया तो सिर्फ इतना गया था कि ओ ए बराबर था किसके, ओ बी के। मतलब कि दो भुजाएं, दो त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर थी दोनों त्रिभुज की, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं थी। लेकिन जैसे ही ऐसे एस नियम दिख गया, तो अब तीसरी भुजा भी आपस में बराबर हो गई। और एक कोण बराबर था, लेकिन अब दूसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। बताओ कौन सा कोण किसके बराबर था पहले से? हमने देखा था अपनी नजरों से, हमने अपनी नजरों से देखा था, तो कौन सा कोण बराबर हुआ था? दोनों में कौन सा कोण कॉमन हो गया था? हाँ, ये हम लोग को दिख गया था कि बी ओ सी बराबर डी ओ ए, यही दिखा था ना। ये शीर्षाभिमुख कोण था। लेकिन अब जैसे ही शीर्षाभिमुख कोण और ये भुजा, इन तीनों को मिला के ही हम लोग का कौन सा नियम अप्लाई हो गया, एस एस। और जब एस एस अप्लाई हो गया, तो अब मतलब कि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो हमको जब एस एस अप्लाई हुआ, तो रिजल्ट के रूप में हमको क्या मिला है? रिजल्ट के रूप में मिला है कि अगला अब भुजा भी बराबर हो गया। कौन कौन? ए डी बराबर किसके हो गया, बी सी। अब दोनों कोण भी बराबर हो गया, तो बताओ कोण बी के बराबर कौन सा कोण होगा? कोण ए होगा। यानी कि अगर हम लिख दें कि ओ बी सी कोण बी, यही हो गया ना ओ बी सी। तो हमको लिखना पड़ेगा कोण ए ओ ए डी, लिखना पड़ेगा ना। ये कैसे पता चला कि बी के साथ डी लेना चाहिए? हम हमारा मन करता तो हम डी, बी के साथ तुम लोगों ने डी क्यों नहीं लिया, ए क्यों लिया? हाँ, मतलब ये ध्यान रखना है कि जो हम बी बोले, तो ये एक कट और तीन कट के बीच का था ना। तो इधर भी हम एक कट और तीन कट के बीच का लेंगे। समझ में आया क्या? इसको ऐसे देखेंगे, एक कट तीन कट के बीच का कोण, तो इधर में भी एक कट तीन कट के बीच का कोण। नहीं तो यही नाम लेने में गड़बड़ हो जाता है। यानी कि बी के बराबर कौन सा हो गया, ए हो गया। और सी के बराबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा।
यानी कि अगर हम कोई बोलेगा कि इसका सर्वांग समता के लिए लिखो, तो मान लेते हैं कि हमने बी ओ सी लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बी ओ सी के बदला में, बी के बदला में क्या आएगा? ए आएगा। ओ के बदला में क्या आएगा? ओ आएगा। और सी के बदला में क्या आएगा? डी आएगा। बात समझ में आया? ऐसे हम लोग को लिखते आना चाहिए और देखते आना चाहिए। तो बी ओ सी सर्वांग हो गया ए ओ डी के। ऐसा करते ही ये एक बार दिख जाता है ना, तो अब हम आसानी से आंख मूंद के लिख सकते हैं। क्या क्या इसमें से बराबर, ऊपर इतना सब किए थे दिमाग लगा के, ये देख के लिख सकते हैं। क्या चीज? बी ओ, यानी कि ये लिए बी ओ बराबर होगा ए ओ के। ओ सी बराबर हो गया किसके? ओ डी के। यहाँ से लिए ओ सी बराबर हो गया ओ डी के। और लिख सकते हैं क्या चीज? यहाँ से लिखेंगे कि बी सी बराबर किसके हो जाएगा? ए डी के। ऐसे लिखेंगे कोण बी बराबर किसके? कोण एक के। कोण ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ के। इसके बाद कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण डी के। एक बार जैसे ही हम ये इसको सही से लिख लिए हैं, तो बाकी 6 चीज तो फटाक से लिख देंगे, है कि नहीं? इसको देख के, इसी को देख के लिख देंगे ना। इसमें कोई डाउट? ये कैसे लिखें, इसमें कोई डाउट है क्या? किसी को बताओ, लोग डाउट है तो पूछ लेना, शर्माना नहीं है। हाँ, ऐसा और क्वेश्चन देते हैं। इसमें डाउट नहीं है ना लिखने में? ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है अपने पास कि एक है अपने पास, एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज है। ये है पी ए और बी। इसमें क्या किया गया है कि एक लंब समद्विभाजक खींचा गया है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि जब हम लंब डाले हैं, तो साथ साथ में सामने जिस बिंदु से, इसमें लंब किससे डाला गया है? कौन से शीर्ष से? पी से। और ये लंब समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा पे लंब डलता है। तो पी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए बी, उस पे लंब गया है। तो ये लंब समद्विभाजक है, यानी कि लंब तो गिरा, तो साथ साथ में इसने इस भुजा को क्या कर दिया? समद्विभाजित कर दिया, बराबर भागों में बांट दिया। जरूरी नहीं होता है कि लंब आएगा तो बराबर बराबर भागों में बटेगा ही, लेकिन इसमें बट गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया? बट गया। ठीक है ना? तो ये इस लाइन का नाम है एल। एल जो है लंब समद्विभाजक है। तुम लोग को ये दिखाना है इसमें कि जो बिंदु P जो है, वो A और B से समदूरस्थ है। बिंदु P क्या है? A और B से समदूरस्थ है। ठीक है? हाँ, तो करके दिखा दूं। क्या आएगा सर्वांग सम? सर्वांग सम का नाम बताओ। कैसे होगा सर्वांग सम? कैसे कैसे? कौन कौन सा साइड बराबर होगा? इसका नाम दे देते हैं सी। बोलो अब क्या क्या बराबर होगा? हाँ, पीसी बराबर पीसी, क्योंकि उभयनिष्ठ है। और लंब है तो दोनों में 90 90 डिग्री। और ये कहाँ से आ गया? समविभाजित कर रहा है, दिया गया था, है ना? यानी कि ये अपना आ गया। तो अब हम लोग को इसमें ऐसे एस आ गया, तो ऐसे एस से बराबर हो गया, तो ऐसे एस से बराबर हो गया। तो जैसे ही पता चल गया कि ऐसे एस लग गया, तो अब तो अन्य भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। यानी कि रिजल्ट के रूप में अपने क्या बराबर हो जाएगा? पी ए किसके बराबर हो जाएगा? पी बी के। यानी कि जो बिंदु पी है, वो ए और बी दोनों से क्या है? समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ठीक है? इसमें कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि मैं एक नाम दे देता हूँ पी सी ए। तो पी सी ए के बदला में क्या लिखोगे लोग? पीसीबी। ठीक है, पीसीबी। जैसे कि ये आपस में वनिष्ठ हो गया, इसको 3 करेंगे तो इसको 3 करेंगे,
तो पी किए, तो यहाँ पे पी ये वाला कोण है, तो ऐसे ही यहाँ वाला कोण ये हो जाएगा पी के लिए, ठीक है। सिंपल, बराबर बराबर ही है। यहाँ पे ये दो करेंगे तो ये दो हो जाएगा, ये तो अपना ही बगल में ही है। तो पी सी ये लिखे तो पी सी भी कर देंगे। समझ में आया ना? ठीक है। तो ये याद रखना है जब हमेशा हम लोगों को, कि ये नियम तभी लगता है जब कोण जो है दोनों भुजाओं के बीच में हो। क्या यहाँ पे भी कोण दोनों भुजाओं के बीच में ही था ना? हाँ, ऐसा नहीं था कि अलग था। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दिया गया है, ये 50 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये 50 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। क्या इसमें हम लगा देंगे समान समता एस एस? नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच का नहीं है। अगर ये होता, दो भुजाएं हैं, अगर ये कोण होता और ये कोण पर 50-50 होता, तब जाके बात होता ना। कि ये नहीं है, तो ये अपना पहला अभिगृहित था। यानी कि इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ऐसे एस नियम तो ठीक है, ऐसे एस जो नियम है ये सही है, गुड। लेकिन गलती से भी हमको ए एस एस अथवा एस एस ए नियम नहीं लगाना है ना। ऐसा कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। ए एस एस अथवा एस एस ए, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। सिर्फ ऐसे एस नियम है। यानी कि अगर ऐसे ऐसे होगा, तो अगर ये दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होगा, तो अन्य चीजें भी बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होगा, तो अन्य चीजें बराबर नहीं होंगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें ये नहीं बोलेंगे कि अन्य चीजें भी बराबर हो जाएंगी, इसमें नहीं होगा बराबर। इसमें कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना? ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने अभी एक नियम पढ़ा, वो है था एक अभिगृहित पढ़ा, इसको हम लोगों ने प्रूफ भी नहीं किया था। जस्ट हमने इसको नियम के रूप में देखा कि अगर दो भुजाएं और आपस की बीच के कोण बराबर हो, तो अन्य एक भुजा और अन्य बचा हुआ दो कोण आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसके बाद जो अगला चीज है वो है अपना प्रमेय। वो प्रमेय है ए एस ए। कौन सा प्रमेय है? ए एस ए, ठीक है। ए एस ए। तो अब इस प्रमेय को देखते हैं कि ए एस ए सवन समता का नियम क्या बोलता है। हमने ऐसे एस अभिगृहित पढ़ा था, ए से प्रमेय है। तो ये प्रमेय एक क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत, ठीक है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत की भुजा दूसरे त्रिभुज के भी दो कोण और उनके अंतर्गत की भुजा के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये आपस में सर्वांशम हो जाते हैं। मतलब क्या? मान लेते हैं कि अपने पास दो त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, इसको ऐसे कर देते हैं। हम लोग ए से नियम प्रूव कर रहे हैं। ऐसे नियम का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि दो त्रिभुज है अपने पास। एक का नाम दे देते हैं ए बी सी, एक का नाम है डी ई एफ। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इसमें कि मान लेते हैं कि कोण बी बराबर हो गया किसके? कोण ई के। और कोण सी बराबर हो गया किसके? कोण एफ के। और साथ में जो बी सी है वो किसके बराबर है? ई एफ के। ये दिया गया है। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। मतलब कि हम लोग के पास दिया क्या गया है? दिया गया है, उसको हम रेड से लिख रहा हूँ। हम लोग के पास क्या दिया गया है? कोण बी किसके बराबर हो गया? कोण ई के। अब कोण सी किसके बराबर हो गया? कोण एफ के। और साथ में क्या हो गया कि बी सी किसके बराबर हो गया? जो बीच के अंतर्गत की भुजा है वो किसके बराबर हो गया? ई एफ के। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये आपस में सर्वांशम है। सर्वांशम हो जाएंगे तो हम लोग सर्वांशम प्रूफ करने का क्या तरीका है यहाँ पे?
ये देखते हैं इसको हम लोग कैसे इसको सर्वांग प्रूव करेंगे। सर्वांग करने का मतलब हम लोग को बाकी अन्य जो चीजें बची है उसको बराबर प्रूव करना है। अन्य क्या क्या बचा हुआ है, तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं अन्य के रूप में कि ए बी बराबर हो जाए किसके, डी ई के। और क्या बराबर हो जाए, ए सी किसके बराबर हो जाए, डी एफ के। और एक जो कोण बचा हुआ है कोण ए किसके बराबर हो जाए, कोण डी के। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं। ये कब प्रूफ कर पाएंगे, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम। तो अब ये सर्वांग सम प्रूफ करने के लिए हम लोग इसको देखना चाहते हैं। तो प्रमेय है अपना ए से प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका क्या है, या तो एक अलग से इसको प्रूफ कर दें, अथवा हम लोग ऊपर वाला अभिगृहित को नियम लगा दें। अभिगृहित लगा सकते हैं ना, अभिगृहित लगा सकते हैं कि नहीं, कैसे प्रूफ होगा बताओ, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बताओ कैसे प्रूफ होगा। नहीं समझ में आ रहा है, इसको प्रूफ करने का कोशिश करना लोग, ठीक है। आसान नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना लोग प्रूफ करने का, ठीक है ना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि या किताब देख के समझ के प्रूफ करने का इसको कोशिश करने लोग आकृति बना के रचना बना बना के चेक किया जाता है और प्रूफ किया जाता है। ए ए नियम को, ऐसे नियम को प्रूफ करने के लिए, तो इसको तुम लोग देखना, उससे चीजें पता चलेगी। कि प्रूफ करा दें अभी, हम्म, क्या बोलते हो लोग बताओ, कोशिश करना है कि मैं करा दूं। हम्म, बोलो। सही है, ठीक है। इसमें ध्यान देना है, ध्यान से देखेंगे लोग तो ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये जो प्रूफ है थोड़ा सा आकृति है, और दिमाग एकदम खोल के रखना है। यहाँ पे जब हम प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पे चीजों को, तो हम लोग के पास ये चीजें दी हुई है, जो दिया हुआ है वो हम लोग को पता है। अब जो नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ए बी बराबर डी ई, हम इस पे फोकस करेंगे। ये हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, किसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ए बी बराबर डी ई को, ठीक है। ये जो दो त्रिभुज है अपने पास ए बी सी और डी ई एफ, तो इसमें हम लोग को क्या क्या चीज दे दिया जा चुका है पहले से। तो पहले से दिया गया है कि बी सी किसके बराबर है, ई एफ के, जो आधार है नीचे वाला। और कोण बी बराबर है कोण सी के, और साथ में कोण, मतलब कि कोण बी बराबर है कोण ई के, और कोण सी किसके बराबर है, कोण एफ के। तो ये हम लोग को चीजें दी हुई है। तो अगर हम लोग किसी भी तरीका से ये देखने की कोशिश करें, जो ए बी बराबर, जो ए बी और डी है, एक ये जो भुजा है ए बी और डी ई, इस पे हम विचार करते हैं। ए बी और डी पर, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पर। इस भुजा के संबंध में तीन चीजें हो सकती है। दो चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं, किसी दो चीज को कंपेयर करेंगे तो उसमें कितना कंडीशन बन सकता है बताओ। किसी दो चीज को कंपेयर करने पे कितना कंडीशन बन सकता है, कंपेयर करने जाएंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है रिजल्ट। या तो मान लेते हैं कि एक्स एक्स है और एक वाई है, आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताओ। हाँ,
या तो बराबर होगा या तो बड़ा छोटा होगा। और बड़ा छोटा होगा तो दो तरीके से बड़ा हो सकता है, या तो एक्स बड़ा होगा या तो एक्स छोटा होगा या तो वाई बड़ा होगा, यही होगा ना। यानी कि कुल मिला के यही तीन कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कुल मिला के सिर्फ यही तीन कंडीशन हो सकता है, या तो बराबर हो जाए या तो एक्स बड़ा हो जाए या तो एक्स छोटा हो जाए। तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर ये बराबर होता है तो क्या होता है। अपने पास ये दिया गया है कि बी और ई बराबर है, कोण सी और एफ बराबर है, और बी बी सी और ई एफ बराबर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए बी और डी ई, हम दिमाग में कल्पना कर रहे हैं ए बी और डी ई को देखें कि आपस में बराबर है। अगर गलती से भी हमने ये कल्पना कर लिया कि ए बी बराबर हो गया डी ई के, तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समसम हो जाएंगे? कल्पना में बताओ, हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। जैसे ही ए बी और डी आपस में हमने बराबर माना कि ये आपस में बराबर है, तो कौन सा नियम हम लोग लगा सकते हैं? ऊपर में जो पढ़ा था हम लोगों ने एस एस, एस एस में क्या हो गया? ए बी बराबर डी, हम लोगों ने कल्पना किया किया ना। कोण बी बराबर हो गया किसके? कोण ई के। ये कहाँ से आ गया? दिया हुआ है। और नीचे में जो बी सी बराबर हो गया ई एफ के, ये कहाँ से आ गया? दिया हुआ है। यानी कि ये जब तीनों आ ही गया, यही तो ऊपर वाला विपरीत था ना, जो ऊपर में पढ़े थे एस ए एस, कि दो भुजा उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए, यही पढ़े थे ना। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद आ रहा है कि भूल गए? हम्म। एस एस नियम यही था ना। तो उस एस एस नियम से ये सर्वांग प्रूफ हुआ। लेकिन अभी तो हमने जस्ट कल्पना किया था किसके बारे में? ए बी और डी को। प्रूफ नहीं किया था, क्या किया था? केवल कल्पना। अब मान के चलते हैं यहाँ पे कि हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, रचना करने की कोशिश करेंगे कि बड़ा छोटा करेंगे तो क्या होगा। बड़ा छोटा वाला चीज़ को चेक करना लोग, थोड़ा सा इसको चेक करोगे लोग, दिमाग लगाओगे ना तो पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। सोचोगे तो पता चलेगा, इसलिए ये बोल रहे थे कि ये थोड़ा सा प्रूफ डिफिकल्ट है। सोचने के दृष्टिकोण से सोचोगे लोग तो पता चलेगा, दिमाग लगाओगे तो इस पे दिमाग लगाना थोड़ी सी, ठीक है ना। बाकी इसको मैं कल दोबारा इसको प्रूव कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन है ना, इसको प्रूव करना लोग। अब बाकी आगे जो रहेगा ना, आगे उसको नया जो अन्य प्रमेय है उसको बताएंगे। इसके आधार पे कोई क्वेश्चन है तो बोलो, पल्लवी और साक्षी, कोई क्वेश्चन है क्या? तो कुछ क्लियर हुआ कि कुछ ज़्यादा भारी लग रहा है क्या त्रिभुज ये? थोड़ा सा, थोड़ा सा भारी